नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आपको पता है जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम 28 दिसंबर को स्टार्ट हुए थे। 28 के बाद 29 और 30 दिसंबर 3 दिन लगातार जो 6 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। उसके बाद 4 जनवरी 2021 से नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं। इन 6 पारियों में प्रत्येक पारी में जो 40 जीके के सवाल पूछे गए थे, मतलब 240 टोटल जो सवाल बने हैं इन 6 शिफ्टों में जीके के। इन 240 में से 232 एग्जैक्ट हुबहू सवाल मिल चुके हैं और ये सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट मतलब जो भी सवाल पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड है। अन्य सवाल भी कवर करेंगे ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है यहाँ से ज़रूर फायदा होगा। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और हमेशा की तरह दावा है जो भी सवाल होंगे वो आपको यहाँ पर 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाना। और आप कितना भी कंसेप्ट क्यों ना लगा लो, जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे प्रिपरेशन आपकी अधूरी रह जाएगी। कारण ये है आपका एग्जाम होता है तो टाइम मैनेजमेंट आप गड़बड़ा जाता है, बहुत से सवाल आपके मिस हो जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। और टेस्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज का, जिसके टेस्ट सीरीज से 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट है अभी तक लाभ उठा चुके हैं। और यहाँ पर न्यू ईयर पर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है, यदि आप ईयरली पास लेते हो, यहाँ पर एक मेरे को बहुत चीज़ अच्छी लगी है कि ईयरली पास में कितने भी एग्जाम हो, 200 प्लस एग्जाम्स है, उसकी 12,000 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है मात्र 299 में, वो भी 365 दिन के लिए। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बाकी आप मंथली वीकली टेस्ट लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। इसमें एनटीपीसी के लिए 162 टोटल टेस्ट है, जिसमें अलग अलग आपके टेस्ट रहेंगे। प्रीवियस ईयर के भी हैं, 31 फुल टेस्ट है। इसी प्रकार ग्रुप डी के भी यहाँ पर फ्री टेस्ट भी हैं और 170 टोटल टेस्ट है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू ईयर ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें और TTG के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन 28 दिसंबर के पूछे हुए क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे 29 और लास्ट में 30 दिसंबर के। टोटल 232 सवाल कवर हो रहे हैं यहाँ पर। तो 28 दिसंबर प्रथम पारी, पहला सवाल, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? लैंडलॉक कंट्री मतलब स्थलरुद्ध देश, चारों ओर स्थल से घिरे देश को स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। इस प्रकार दक्षिण अमेरिका में ऐसे 2 देश हैं, पैराग्वे और बोलिविया, जो कि लैंडलॉक कंट्री हो जाएगी। कुल कितने लैंडलॉक कंट्री है? तो आप कहेंगे 47 स्थलरुद्ध देश हैं। और प्रमुख महाद्वीप में से उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो आपको पूछा था दक्षिण अमेरिका की 2 कंट्री हो जाएगी, पैराग्वे और बोलिविया। अगला सवाल देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का मर्ज हुआ है? ये मर्ज हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2019 को। तो आपके जो करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो 2019 के बन रहे हैं, प्लस 2020 के जो कोरोना से पहले के जितने भी करंट अफेयर हैं वो पूछे जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो विलय हुआ उसके साथ में देना बैंक और विजया बैंक का हुआ है, 1 अप्रैल 2019 को प्रभावी हुआ था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जो 1 अप्रैल 2020 को टोटल 10 पब्लिक सेक्टर बैंक का विलय हुआ है। अभी टोटल जो पब्लिक सेक्टर की बैंक रह गई है वो 12 रह गई है, पहले 22 थी, 10 का मर्ज हो गया है। तो किस बैंक का मर्ज किस बैंक के साथ हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी जो OBC बैंक है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इनका मर्ज हो गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक का हो गया है केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुका है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। तो ये सभी बैंक के विलय का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने बता दिया है। आपके पूछा था बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय, तो देना और विजय हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, DRDO के द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन में था पिनाक। DRDO जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, भारतीय सेना के लिए जो पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उनके द्वारा विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। तो ये पिनाक ऑप्शन में था, करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में है, सभी को पता होगा सबरीमाला मंदिर केरला में है। और केरला में जो पेरियार टाइगर अभ्यारण्य है उसी में ये मंदिर बना हुआ है। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है सबरीमाला और विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है यहाँ पर।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में हो जाएगी। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 31 मार्च 2002 से शुरू हुआ था। आने वाले यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे जो भी रिएक्टर है नाभिकीय विद्युत परियोजना है, कौन सी परियोजना किस राज्य में है, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल, उबंटू क्या है? कंप्यूटर के 3 सवाल आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, तो उसका अलग से वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि आने वाले शिफ्ट में आ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा जो कि लॉन्च हुआ था 2004 में। इसे डेबियन लिनक्स के कोड पर बेस बनाया गया था। उबंटू है, उसकी डेवलपर कंपनी का नाम है वो है कानोनिकल। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? ऑप्शन में आपके बुलंद दरवाजा था, करेक्ट हो जाएगा, ये दिल्ली में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी यूपी में है बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? प्रत्येक सेट पे पूछा गया सवाल है पर्यावरण दिवस पर। तो पर्यावरण दिवस 2020 की थीम की बात करें तो ये है दोस्तों टाइम फॉर नेचर हो जाएगा। इसके अलावा यदि ऑप्शन में बायोडाइवर्सिटी हो जाए, टाइम फॉर नेचर न आकर बायोडाइवर्सिटी आ जाए, वो भी करेक्ट हो जाएगा। जो भी आ जाए उसके अकॉर्डिंग करेक्ट करना है। थीम है जो 2020 की पर्यावरण दिवस की, वो टाइम फॉर नेचर या बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और इससे पहले जो थीम थी 2019 पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, तो 2019 में पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट एयर पोल्यूशन, और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 9, पानीपत का दूसरा युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ था अकबर और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 को। पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और तीसरा जो पानीपत का युद्ध है वो 1761 को हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे आप शॉर्ट में कह सकते हो सीपीयू, ये है कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क हो जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुए हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हुए हैं गुवाहाटी असम में 10 से 22 जनवरी 2020 तक हैं। प्रथम रैंक रही है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वो महाराष्ट्र की, सेकंड हरियाणा की, थर्ड दिल्ली की रही है। इससे पहले कि 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये पुणे महाराष्ट्र में हुए थे, रैंक 2019 में ये सेम थी। और जो प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं वो 2018 में दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि प्रत्येक सेट में जो पुरानी जितनी भी योजना है 2014 से अब तक की उनसे सवाल आ रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है? तो ये जो है बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना हो जाएगी, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। और इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र से कम 250 रुपये में खाता खोलने के लिए न्यूनतम रकम है 250 रुपये, और जो भी गर्ल चाइल्ड है उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए। और 18 साल की उम्र के बाद उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से जितने भी आपने इन्वेस्ट किए हैं उसका 50% रकम है वो निकाली जा सकती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना आपको पूछा था, जो कि ये बेटियों की बचत योजना हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं आते हैं? तो 7 सिस्टर जो 7 बहनें हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, तो इसकी ट्रिक है एटीएम आना मम्मी। एटीएम आना मम्मी का मतलब, ए का मतलब हो जाएगा असम, टी त्रिपुरा, एम मेघालय, आना यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मम्मी यानी मणिपुर, मिजोरम, ये 7 राज्य हो जाएंगे। पट्टचित्र, चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पट्टचित्र हो जाएगी ओडिशा की। पट्ट का मतलब होता है कपड़ा। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। पूछा है किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो ये चलती है दिल्ली से वाराणसी, उसके बीच में रुकती है कानपुर और इलाहाबाद। तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18।
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये 29 नवंबर 2019 को दिया गया था। मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतम नंबूतिरी को दिया गया था। और प्रथम में ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं तो 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप को मलयालम भाषा में दिया गया था। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 8वीं अनुसूची में शामिल जो भारतीय भाषाएं हैं, साथ ही साथ इंग्लिश में, अंग्रेजी में भारतीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में इंग्लिश में मिला था। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो ध्वनि आपको पता है निर्वात में नहीं संचरण होता है। बाकी ध्वनि की स्पीड बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम, ठोस दरो गैस किस में ज़्यादा होती है? तो ध्वनि की जो स्पीड है साउंड की वो ठोस में ज़्यादा होती है, उसके बाद दरों में सबसे कम गैस में। सवाल नंबर 19, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ हो जाएगा। कल्हण के द्वारा रचित है राज तरंगिणी। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? सेम रहेगा। द्रव्यमान आ जाए दोस्तों, मास आ जाए, किसी भी प्लानेट पर ग्रह पर चले जाएंगे, द्रव्यमान में बदलाव नहीं होगा, विशेष का ध्यान में रखना है। बाकी स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट को ये पता होता है कि जो भी भार रहता है तो चंद्रमा पर भार है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। यदि यहाँ पर भार होता है, जैसे कि लेट्स सी भार हो गया 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर भार है वो भार के केस में न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, भार का मात्रक न्यूटन। तो 60 न्यूटन भार है पृथ्वी पर, और तो चंद्रमा पर इसका बटा 6 करेंगे तो आप कहेंगे इसका 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान मास पूछा है वो सेम रहेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये है शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रमुख अनुसंधान संस्थान हो गई। आपके आलू का पूछा था, शिमला हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इजी सवाल है, मोल होता है पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट। वायरस जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन में आपकी चेचक था, करेक्ट हो जाएगा। चेचक को बोला जाता है शीतला, बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स, जो कि एक विषाणु या वायरस जनित रोग हो जाता है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आप कहेंगे 1976 में एडवर्ड जेनर ने किया था। और वायरस जनित रोग याद करने की ट्रिक ये है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रे का मतलब रेबीज, ख यानी खसरा, ह यानी हर्पिस, में यानी मेनिंजाइटिस है, ही हेपेटाइटिस। ये सभी जो रोग इस ट्रिक के माध्यम से आप देख रहे हो वायरस जनित रोग हो जाते हैं। ट्रोकामा हो जाएगा, पोएचे छोड़ गई मतलब पोलियो, एड्स है, चे यानी चेचक जो पूछा है, स्मॉल पॉक्स डेंगू, ज्वर, गलशोध और इन्फ्लुएंजा है वायरस जनित रोग। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी महारत्न कंपनी है? ऑप्शन पर आपकी कोल इंडिया लिमिटेड दे रखा था, करेक्ट हो जाएगा। टोटल 10 महारत्न कंपनी है, याद रखना आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से सवाल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी हो गया, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो शेल है। तो टोटल यहाँ पर 10 जो कंपनियां हैं महारत्न कंपनी हैं। जो आपकी पूछा था कौन सी, उसमें कोल इंडिया का था। मिनी रत्न की बात करूँ तो 14, सॉरी ये 9 रत्न 14 है, मिनी रत्न है वो 74 हो जाती हैं। तो 14 नवरत्न कंपनियां हैं, इसको याद रखना। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी की बात करें तो ये नवसारी, गुजरात का जो नवसारी जिला है वहाँ पर दांडी है। और यहाँ पर क्या हुआ था? तो 14 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव तक 24 दिन तक पैदल मार्च निकाला था नमक कानून के विरुद्ध में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल है चाइना और मंगोलिया में। ऑप्शन में मंगोलिया था, करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्मारंग पांडुरंग। कौन है प्रार्थना समाज के संस्थापक? है आत्मारंग पांडुरंग। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, करेक्ट हो जाएगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो कि 64 वर्ष की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी बने थे, भारत के 6ठे राष्ट्रपति। मैं बात करूं सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे भारत की? तो यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे, 64 वर्ष की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन पर आधारित यहाँ पर बिम्स्टेक मेंबर की बात करूं
तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। तो टोटल बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश है, ये आपको देखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी और चेयरमैनशिप अभी श्रीलंका के पास में है। सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद शहीदुल इस्लाम जो बांग्लादेश से हैं। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है वो लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। तो श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। और ये है दोस्तों लद्दाख के क्षेत्र हिमालय में आ जाता है ये, जो कि कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों को कनेक्ट करता है कारगिल जिले में। और ये श्रीनगर है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर श्रीनगर और लेह के बीच में दर्रे को पार करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर आपको पूछा है तो हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1945 को। टोटल जज की जो टर्म रहता है यहाँ पर कार्यकाल रहता है वो 9 वर्ष रहता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, शॉर्ट में कह सकते हो मॉम या फिर मंगलयान, ये कब लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन है, ये लॉन्च हुआ था। रॉकेट कौन सा था? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XLC-25, इस रॉकेट का नाम याद रखना है। और लॉन्च साइट थी छत्तीस धवन जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण रक्षा अधिनियम है 1986 में पारित हुआ था, 9 जनवरी 1986 को, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बैसाखी की पर्व पर की गई थी 1699 में। किन्होंने की थी ये पूछा तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। सवाल नंबर 35, सहजीवी पौधा कौन सा है? ऑप्शन में लाइकेन था। इसके अतिरिक्त चना, सेम, राइजोबियम के पौधे में सहजीवी का संबंध रहता है। सहजीवी पौधे मतलब क्या हो गया? ऐसे पौधे जो एक दूसरे को आश्रय और पोषक तत्व है वो साझा करते हैं, इसमें लाइकेन आपकी था ऑप्शन में। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है दोस्तों 552, जिसमें से 530 सदस्य हैं भारत के राज्यों के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, 530 राज्यों से हैं और 20 रहेंगे आपके यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से। और अभी जो वर्तमान में स्थिति की बात करूं तो जो 252 में 2 एंग्लो इंडियन है ना, ये समाप्त कर दिया गया है वर्तमान में इनका आरक्षण। नेक्स्ट में देखिए सेरिकल्चर है, ये किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर की बात करें तो रेशम कीट पालन हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा किस राज्य है? तो सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा हो जाएगी गुजरात की। कुल 9 तटीय राज्य हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं समुद्र के साथ में, समुद्री तटरेखा लगती है वो 9 राज्यों की लगती है। सबसे ज़्यादा गुजरात की लगती है 1600 किलोमीटर और सबसे कम लगती है वो गोवा की लगती है 101 किलोमीटर है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कर्नाटक की 320, गुजरात के बाद यहाँ पर 974 आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु की 940 है और फिर यहाँ पर सबसे कम आपकी गोवा की हो गई। और मैं बात करूँ भारत में सबसे छोटी तटरेखा गोवा की 101 है और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा आ जाए तो आंध्र प्रदेश की है 974। भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 है और द्वीपों को मिलाकर कुल तटीय लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है? तो सदस्य नहीं के केस में जापान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5 जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड स्टेट के वो सभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं। तो परमानेंट मेंबर है जो यूएनए को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट हो जाते हैं और ये सभी आपके यूएनएससी के सदस्य हैं। और जापान ऑप्शन में था, नहीं होगा। और यूएनएससी की स्थापना हुई थी 1945 में। प्रथम जो सेशन हेल्ड हुआ था वो 17 जनवरी 1946 को हुआ था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा इसे, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये टोटल 40 सवाल हो गए आपके 28 दिसंबर के प्रथम पारी में जो पूछे गए थे। तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब देखते हैं दोस्तों 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के लगभग सारे 38 सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए, गोल गुंबद कहाँ पर है? गोल गुंबद बहुत बार पूछा जाता है, गोल गुंबद या गुंबज एक ही बात है। यह है दोस्तों बीजापुर में, जो कि कर्नाटक में आता है। तो बीजापुर कर्नाटक में है और वहाँ पर किसका मकबरा है गोल गुंबद पर? तो आप कहेंगे सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किनका? सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है।
मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत है हमारे संविधान में जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था, 42वां संशोधन, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। और किस देश से लिए गए हैं? तो रशिया के संविधान से लिए गए हैं। कौन सी समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति पूछी थी, तो जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है वो है धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अन्य जो इंपॉर्टेंट क्रांतियां जहां से अक्सर सवाल आते हैं, तो हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति है, ये जो खाद्य तेल है और तिलहन फसल है उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन हो जाएगी। ब्लू रिवॉल्यूशन है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए। गुलाबी क्रांति जो पिंक रिवॉल्यूशन है, ये प्याज और झींगा मछली की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। काली क्रांति, काला पेट्रोलियम और खनिज तेल, और साथ ही इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। रजत क्रांति की बात करूं तो मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति हो जाएगी, सिल्वर रिवॉल्यूशन। सुनहरी गोल्डन रिवॉल्यूशन है दोस्तों बागवानी उत्पादन में जो फल हो जाते हैं, और इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है सुनहरी क्रांति को। गोल गोल आलू, तो गोल क्रांति आलू की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो ये प्रमुख मैंने आपको कृषि क्रांतियां बता दी। आपके पूछा था उर्वरक उत्पादन से, तो वो धूसर क्रांति हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा 1938, 62, 82, 2006 और 2018 5 बार कॉमनवेल्थ स्पोर्ट गेम्स है वो आयोजित करा चुका है। और उसके बाद कनाडा 4 बार कराए हैं, बहुत बार पूछा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स है सबसे पहले कब और कहां पर आयोजित हुए थे? तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930 में, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। और भारत एक बार 2010 में दिल्ली में आयोजित किया था राष्ट्रमंडल खेल को। यदि सवाल इस टाइप से आ जाए कि सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक आयोजित देश किस देश में हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों ही केस में अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। समर ओलंपिक 4 बार, विंटर ओलंपिक 4 बार। उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम, समर ओलंपिक 3 बार और विंटर ओलंपिक भी 3 बार हुए हैं। साथ ही साथ फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी 2 बार समर ओलंपिक है यहाँ पर होस्ट हो चुका है, और विंटर ओलंपिक फ्रांस में, यूके में 3 बार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने, और ये की थी 1867 और 68 में। धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर गणना की, और उसके अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय आई थी 20 रुपये पर वर्ष। और वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जो गणना हुई थी राष्ट्रीय आय की, वो VKRV राव ने की थी 1931-32 में, जिसमें प्रति व्यक्ति आय आई थी 62 रुपये पर वर्ष। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, सेब में होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन में फायर ब्लाइट था, करेक्ट हो जाएगा। सेब एप्पल में होने वाला एक रोग हो जाता है जो फायर ब्लाइट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये एप्पल हो जाता है, मतलब एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है, एप्पल है ये भारत का प्रथम संचार उपग्रह। यदि मैं बात करूं भारत के प्रथम सैटेलाइट की, तो वो हो जाता है आर्यभट्ट। और संचार का पूछ ले तो एप्पल हो जाएगा। और प्रथम दूर संवेदी उपग्रह पूछ ले भारत का, वो सरोस ए हो जाता है। तो इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था 1981 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, और ये केरल के जो मोपला मुसलमान हैं, जो वहाँ के स्थानीय जमींदार हैं, उनके द्वारा 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया गया मोपला विद्रोह। 1921 में मोपला मुसलमानों के द्वारा मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि मालाबार तट केरला हो जाएगा। और विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला विद्रोह पर मोपला नामक एक उपन्यास की रचना की थी। वो किन्होंने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। NIU की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज जो 2020 को दिया गया है वो पॉल R मिलग्रैम और रॉबर्ट B विल्सन को दिया गया है। उन्होंने ऑक्शन थ्योरी में सुधार के और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार किया था, इस हेतु ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड
चेम्सफोर्ड थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इसी शेप में नेक्स्ट पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो ग्लोविंग सरफेस है जो सन की, उसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर के घटक में सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन गैस है जो कि 73% है। उसके बाद हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन हो जाती है। फोटोस्फीयर है जो सूर्य का चमकीली सतह है, ग्लोविंग सरफेस है। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। जो सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल ये भी है कि अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। अगला सवाल यहाँ पर विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी में स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली ये प्रथम व्यक्ति हो जाएंगी। प्रथम महिला थी ये मैडम बीकाजी कामा के द्वारा विदेशी धरती पर पहली बार जब भारतीय ध्वज फहराया गया था उसमें भारतीय ध्वज की डिजाइन वो अलग थी। अब जो ध्वज है अपना तिरंगा वो अलग है। तो करंट फ्लैग है वो डिजाइन किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। यदि व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो ये आइडिया सबसे पहले है वो 1934 में एमएन रॉय के द्वारा दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो टिहरी डैम है उत्तराखंड में, टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये मंत्रालय है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको लॉन्च किए गई थी योजना को, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है 16 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी ये योजना। 49वीं समानांतर रेखा है जो पैरेलल लाइन है 49वीं, वो किन देशों के मध्य है? तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य है। और मैं अन्य इंपोर्टेंट लाइन की बात करूं दो देशों को अलग करने वाले, जैसे कि 38वीं हो जाएगी रेखा, 38वीं समानांतर, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 38 है। और फिर 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा है अलास्का और कनाडा के बीच में है। और 70वीं जो समानांतर रेखा है 70वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। 24वीं समानांतर रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, कच्छ के पास में गुजरात में। प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब। और कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब की तरफ से थे नवाब सिराजुद्दौला। तो आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट सवाल देखिए, बाग का मुख्यालय कहाँ पर है? बाग यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो BARC है, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र ट्रॉम्बे मुंबई में हो जाएगा। स्थापना हुई थी 1954 में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर NNP का आपको फॉर्मूला पूछा था। तो NNP जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ये GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से मूल्य ह्रास आप माइनस करेंगे तो NNP निकल के आएगा। अन्य इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, एक तो ये GDP का पूछा जाता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च और साथ ही साथ निर्यात माइनस आयात को ऐड करेंगे तो GDP निकल के आ जाएगी। और NDP जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये सकल घरेलू उत्पाद में माइनस करना है मूल्यह्रास और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से माइनस करना है मूल्यह्रास। अगला सवाल लिखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में आपके था बड़ी आंत है, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के हिस्से में क्या आ जाते हैं? तो आर्टरी है, जो वेन है, हार्ट है, कैपिलरीज है, ये सभी परिसंचरण तंत्र के हिस्सा है। कौन सी अदिश राशि है? कौन सी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है? तो ऑप्शन पर आधारित है। मैं आपको प्रमुख अदिश और सदिश बता देता हूं, जो वेक्टर और स्केलर है। मैं स्केलर की बात करूं, अदिश की बात करूं तो उसमें चाल है, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा और दाब ऊर्जा। और वेक्टर की बात करूं, सदिश राशियों की बात करूं, देखिए विद्युत धारा तो अदिश है, विद्युत धारा घनत्व सदिश है। इसके अतिरिक्त वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय ये हो जाएगा आपकी चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत धारा घनत्व सभी वेक्टर क्वांटिटी है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर,
65वां, और सवाल 65वां क्या कहता है कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था। तो 65th जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गली बॉय को, और जो कि 15 फ़रवरी 2020 को इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में ये समारोह हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड का, और इसमें इसका अवार्ड दिया गया है बेस्ट मूवी का, वो गली बॉय को मिला है। और बाकी बेस्ट डायरेक्टर का जोया अख्तर को, इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड ही गली बॉय को मिले हैं, जोया अख्तर जो गली बॉय की डायरेक्टर थी। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह गली बॉय से, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी गली बॉय से। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आपको पूछा है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, और यूएनएससी का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएस में है। येन किस देश की मुद्रा है, तो आप कहेंगे येन तो है जापान की। नेक्स्ट वन, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय हेडक्वार्टर रविंद्र भवन दिल्ली में हो जाएगा। स्थापना 1954 में हुई थी। अवार्ड यहाँ पर जो साहित्य अकादमी की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपको पता है भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में है, 2 है इंग्लिश और राजस्थानी। म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड, ऑप्शन में आपकी ग्रैमी अवार्ड था जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यूएस का अवार्ड है, करेक्ट हो जाएगा। किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, जैसे कि आप दाब बढ़ाएंगे ना तो आयतन कम हो जाएगा, या फिर दाब कम करेंगे तो आयतन ज्यादा हो जाएगा। जब ताप कांस्टेंट रहना चाहिए, नियत ताप है, नियम ये है बोयल का। और प्रमुख नियम में अन्य नियम इंपोर्टेंट बता देता हूँ आने वाले शिफ्ट के लिए, जैसे कि चार्ल्स का नियम है, एवोगाद्रो का है, गैलुसाक, डाल्टन वगैरह का। तो चार्ल्स का नियम कहता है वो तो नियत ताप पर दाब आयतन का था आपके बोयल का, और चार्ल्स कहता है नियत दाब पर ये रिलेट कर रहा है आयतन और तापमान को, कि दाब यदि फिक्स हो जाए तो किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान के समानुपाती होता है, मतलब तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और दाब यहाँ पर फिक्स रहना चाहिए। और एवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, एवोगाद्रो की समान ताप एवं दाब पर, ये सभी समान ही बता रहा है एवोगाद्रो की समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। और डाल्टन का आंशिक दाब के नियम की बात करूं तो परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। गैलुसाक का नियम कहता है कि यदि किसी भी गैस के आयतन फिक्स रखेंगे गैलुसाक के अनुसार, और किसी भी आदर्श गैस का दाब ताप के समानुपाती होता है। शर्त क्या है, वह शर्त है कि आयतन कांस्टेंट होना चाहिए। कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी है, कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी में जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है, सेकेंडरी स्टोरेज रहती है, उसमें हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टैप है, मैग्नेटिक डिस्क है, और ये तो सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम रोम है, ये प्राइमरी है, कैश मेमोरी वगैरह। नेक्स्ट में देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ था, तो भारत का प्रथम जो पावर प्लांट है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये 1969 में हुआ था, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में यूएसए की सहायता से हुआ था। और भारत के टोटल 8 परमाणु विद्युत ग्रह हैं, पावर प्लांट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कहाँ पर। तो तारापुर है ये महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, जैतपुरा महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जनक आपको पूछा है तो कार्लस लिनियस है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो किस राज्य में, टोटल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, मतलब वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो 6 राज्य कौन से हैं, ट्रिक है, तू भी मजा कर। तू का मतलब हो जाएगा तेलंगाना, भी यानी बी हो गया बिहार, मजा कर, एम का मतलब हो जाएगा आपकी महाराष्ट्र, कर यानी कर्नाटक, AR आंध्र प्रदेश। टोटल 6 राज्य हैं। अभी आंध्र प्रदेश में एक प्रस्ताव भी पास हुआ था विधान परिषद को समाप्त करने के लिए। अगला सवाल देखिए, लेकिन सवाल नंबर 75वां ये है कि लाइकेन आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ, तो ये किसके संकेतक है, लाइकेन है, ये एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक संकेतक हो जाएगा, इंडिकेटर का काम करता है लाइकेन जो पौधे रहते हैं। तो एयर पोल्यूशन, इसमें जो SO2 को अवशोषित करने की उनकी क्षमता रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड को, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कितना एयर पोल्यूशन है। तो ये लाइकेन पर एक अच्छा इंडिकेटर है, ध्वनि में प्रदूषण को माप सकता है। अगला सवाल देखिए, संतूर वादक कौन सा है, संतूर वादक की बात करें तो प्रमुख भारत के जो संतूर वादक है जैसे कि शिव कुमार शर्मा हो गए,
रुस्तम सोपोरी हैं, वर्षा अग्रवाल हैं, तरुण भट्टाचार्य हैं। तो ये मुख्य संतूर वादक हो जाते हैं। इनमें से ऑप्शन आपको मिला होगा। नेक्स्ट में देखिए, मेमोरी से संग्रहित डाटा प्रदर्शित करने में, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिले थे। अगला सवाल, इंद्रधनुष योजना किन बैंकों के लिए चलाई गई थी? तो जो बैंकों वाली इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष अलग है टीकाकरण का, और बैंकों के लिए भी एक इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी 2018 में। तो किन बैंकों के लिए? तो आप कहेंगे सार्वजनिक बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, उस हेतु इंद्रधनुष योजना है वो चलाई गई थी। और बैंकिंग क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष जो योजना है बैंकों वाली, ये पीजे नायक समिति के सुझावों के आधार पर लागू किया गया था। इसमें ए टू जी 7 प्रावधान किए गए थे, 7 सूत्री उपाय किए गए थे, जिसमें अल्प लाभकारी स्थितियों से निकलने के लिए एक योजना थी। 7 सूत्री उपाय के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने, बैंकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता का विकास किया जाना था, इंद्रधनुष योजना के तहत है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें थी और ये 7 प्रावधान किए गए थे। तनाव मुक्त पूंजी जुटाना, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, ए से लेकर जी तक है। इसकी लॉन्च हुआ था, ये बैंकों वाली योजना मैंने 2018 नहीं 2015 को लॉन्च हुई थी, मिशन इंद्रधनुष जो बैंकों वाली है, 14 अगस्त 2015 को। अगला सवाल देखिए, 29 दिसंबर की प्रथम पारी के ये सवाल यहाँ पर कंटिन्यू हो रहे हैं। सवाल नंबर 79 ये कहता है कि कौन सा देश मानव विकास इंडेक्स जो सूचकांक है 2019 में फर्स्ट रैंक पर है? तो ये जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2020 का भी आ चुका है इसके डाटा, और 2019 दोनों ही केस में नॉर्वे करेक्ट हो जाएगा आंसर। प्रथम रैंक पर जो देश है मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे है, टोटल 189 देशों की लिस्ट में। और 2019 में HDI इंडेक्स में भारत की रैंक है 129वीं। सबसे निचले पायदान पर मानव विकास सूचकांक में नाइजर आ जाता है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये डाटा जारी किया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत होता है। और अब की बार दिसंबर 2020 में जो भारत है वो मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पर आया गया है, और प्रथम रैंक वो नॉर्वे का ही है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल ये भी है कि मानव विकास सूचकांक ये मेजर करते हैं, गणना किस आधार पर की जाती है इसकी? तो इसकी गणना है 3 आधार है मुख्य: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि। UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, जो ये विकास सूचकांक जारी करता है, ये न्यूयॉर्क US में है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसी अधिवेशन में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रथम बार स्वराज शब्द है ये व्यक्त किया गया था, और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या की थी इसी अधिवेशन 1906 में कलकत्ता वाले में। और यहाँ पर एक सवाल इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट हो जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव है ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो 1929 वाला लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है वो मांग रखी गई थी। और बाकी आपको पूछा है स्वराज शब्द है ये सबसे पहले 1906 की कलकत्ता अधिवेशन में व्यक्त किया गया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 को दिसंबर मंथ में 28 दिसंबर को की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो SAIL के नेक्स्ट चेयरमैन जो 1 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे वो कौन है? सोमा मंडल करेक्ट हो जाएगा। तो सोमा मंडल रहेंगे नेक्स्ट आपके 1 जनवरी से SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। अब वर्तमान में अनिल कुमार चौधरी हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर को। सेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल देखिए, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, जापान में नए शाही युग का नाम जो 1 मई 2019 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जापान के शाही परिवार में एक ये जो नया युग की शुरुआत हुई है, इसमें अकिहितो की राजगद्दी छोड़ दी थी और उसके बाद उनके पुत्र नारुहितो को गद्दी संभाली है। और एक जो नया युग स्टार्ट हुआ इसका नाम है वो रेवा युग है। इससे पहला युग था हेशेई युग है जो एंड हो चुका है मई 2019 में। अभी जो जापान में नया शाही युग है वो रेवा हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य है, इससे पहले मैंने आपको बताया था 2019-20 की, यहाँ पर 2018 का पूछा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और 2020 की थीम क्या है? टाइम फॉर नेचर या सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जो भी ऑप्शन मिले। और 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो होस्ट कंट्री है कोलंबिया, जर्मनी के साथ पार्टनरशिप में होस्ट किया है। थीम है 2019 की बीट एयर पोल्यूशन और 2018 की थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये कंचनजंगा है जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर 8586 मीटर है। तो कहीं ना कहीं ये भारत और नेपाल दोनों के आ जाती हैं। सवाल इस प्रकार आ जाए, केवल भारत में स्थित
सबसे ऊंचा शिखर जो पूरा का पूरा भारत में यानी किसी देश में नहीं है वो नंदा देवी है, 7,816 है। और माउंटेन K2 है, ये भी कहीं ना कहीं भारत में ही है, पीओके में आ जाता है। तो गॉडविन ऑस्टिन है, आपको पता है विश्व का सर्वोच्च शिखर में सेकंड स्थान पर आता है, माउंटेन K2 है। थर्ड कंचनजंगा है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो ये हो जाएगा आपके टी सुंदरराजन है, तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर हैं और 8 सितंबर 2019 से ये वर्तमान तक अभी तक गवर्नर है तेलंगाना के। चूने के पानी का फॉर्मूला आपको पूछा है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर को अन्य क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, सॉरी बुझा हुआ चूना बोला जाता है। बुना बुझा हुआ चूना तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, ये सैक्ट लाइम है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का हॉल्ट वाइज है। और क्विक लाइम के केस में बिना बुझा हुआ चूना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, बुझा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे लाइम वाटर भी बोला जाता है। अन्य इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे कि साधारण नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl है, बेकिंग सोडा है सोडियम ये बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा। धावन सोडा की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा आपके सोडियम कार्बोनेट है, साथ ही साथ जल के 10 अणु भी है। कास्टिक सोडा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, NaOH हो जाता है। और आ जाए आपके कास्टिक पोटास की, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा की NaOH है। सुहागा हो गया। फिटकरी बहुत बार पूछा जाता है, K2SO4 Al2SO4 का हॉल्ट थ्राइज और 24 H2O के अणु भी रहते हैं इसमें। लाल दवा KMNO4 है और सोरा KNO3 है। विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट, ये साथ ही साथ 2 जल के अणु। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O रहता है। चौक का कैल्शियम कार्बोनेट है चौक, चूना पत्थर भी कहा जाता है इसे। संगमरमर है, ये भी इसी का नाम है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल नंबर 89। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में है 1989 में शामिल किया गया था। ये स्तूप कहाँ पर है सांची वाला? ये है मध्य प्रदेश में। निर्माण मूलत कराया था अशोक ने, इसका निर्माण है 3री सेंचुरी में कराया गया था। सांची के स्तूप में सवाल पूछा वाटिशियस के द्वारा कितने दरवाजे हैं? 4 दिशाओं में 4 दरवाजे इसके। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो आप कहेंगे ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू हुआ था हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। पित्तरस जो बाइल जूस है वो शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पित्तरस की बात करें तो ये जो सीक्रेट होता है रिलीज होता है, ये आपके लीवर से होता है, यकृत से होता है। और शरीर में जो स्टोर रहता है पित्तरस है वो आपके संग्रहित होता है पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में। नेक्स्ट सवाल देखिए, वेयर इज द रूहर रीजन? तो ये जो आपका रूहर क्षेत्र है ये जर्मनी में हो जाता है। फुटलूज इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, कौन सा है? फुटलूज इंडस्ट्री प्रोडक्ट जो भी है वो रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करते हैं। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा माल है ना उस पर डिपेंड कम रहते हैं, इसीलिए ये कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जहाँ पर कच्चा माल होगा वहीं पर इसे अवस्थित रहेंगे, स्थापित होंगे। तो इसलिए इसे फुटलूज इंडस्ट्री प्रोडक्ट में कुछ एग्जाम्पल जैसे डायमंड इंडस्ट्री है, कंप्यूटर चिप्स बनाने वाले, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये कुछ एग्जाम्पल है फुटलूज प्रोडक्ट के। जो नॉन पोल्यूटिव जो बिना प्रदूषण वाली नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो इसी फुटलूज कैटेगरी में आ जाती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। HTTP की फुल फॉर्म आपको पूछिए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है HTTP की फुल फॉर्म। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हैं वो सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो प्रस्तावना अपनी जो प्रियम्बल है उद्देशिका है उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श लिए गए हैं, वो फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से? फ्रांस का एक स्लोगन है ये, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये यहीं से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, लिबर्टी इक्वलिटी और फर्टर्निटी। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम है वो किस वायसराय ने किया था? मतलब भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जनक बोला जाता है। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी भारत में। और अभी जो आपके पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कौन से संविधान संशोधन से संबंधित हैं? तो ये आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था जो ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के द्वारा जारी कौशल योजना का नाम पूछा था, ऊपर मैं बता चुका हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। 2015 में लॉन्च हुई थी 16 जुलाई को।
सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? तो ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है लोक नायक जयप्रकाश नारायण करेक्ट हो जाएगा। और 11 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इसे लॉन्च किया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। एटीएल की फुल फॉर्म पूछी थी तो करेक्ट हो जाएगा अटल टिंकरिंग लैब। यदि आ जाएगी कंप्यूटर साइंस में एटीएल की फुल फॉर्म है तो एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 101, ग्रीन गुड डीड जो मूवमेंट है ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट है ये आपके एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उनके अभी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो 2018 में इन्होंने लॉन्च किया था। उस समय एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट मंत्री हैं हर्षवर्धन के द्वारा ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 19 मई 2018 को। अगला सवाल देखिए, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 ये लॉन्च हुआ था GSLV Mark 3 M1 से। और चंद्रयान 2 में जो लैंडर का नाम है वो विक्रम है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है किसी भी एग्जाम के लिए कि जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। इसका भार कितना है TCS में पूछा हुआ सवाल भी है। तो जो वेट रहता है कंबाइंड की बात करूँ 3850 में जब गीला है, और ड्राई के केस में कंबाइंड रहता है 1308 किलोग्राम। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया है? तो पहलवान की बात करें तो विनेश फोगाट को दिया गया है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न। टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हो जाएंगे, मरियप्पन थंगावेलु है पैरा ओलंपिक हाई जंपर है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस है, विनेश फोगाट रेसलिंग में। तो कौन से खिलाड़ी किस स्पोर्ट से संबंधित हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, वो जरूर देख के जाना। रानी रामपाल हॉकी से इन 5 खिलाड़ी को 2020 में दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान हो जाता है। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दिया गया था। 2018 में मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट है, मीराबाई चानू का याद रखना आपको। विराट कोहली क्रिकेट का है। फर्स्ट अवार्ड दिया गया जो राजीव गांधी खेल रत्न, बहुत बार पूछे हुआ सवाल है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को 1991 में दिया गया था। इस अवार्ड के तहत अभी वर्तमान में 25 लाख रिवार्ड राशि दी जाती है। और ये अवार्ड है राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिवर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। 29 अगस्त को भारत में हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती है। ओके, साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है? तो जो भी साउंडिंग रॉकेट लॉन्च होते हैं वो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट जो लॉन्चिंग स्टेशन है वहाँ से क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है ये थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन है। ऑप्शन में ये दिया गया था आपकी पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण, जो कि करेक्ट हो जाएगा। और ये स्टेशन है कहाँ पर? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है आपके थुम्बा कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई थी? तो इन मेमोरियम पेंटिंग है ये जोसेफ नोएल पट्टन की है। किसकी है? जोसेफ नोएल पट्टन की है। 1857 के विद्रोह पर आधारित ये पेंटिंग है, नाम है मेमोरियम। अगला सवाल, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की जो प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन है वो आपके डेक्कन क्वीन है। ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन हो जाएगी, और जो कि 1930 में चली थी। मुंबई और पुणे के मध्य इसकी शुरुआत हुई थी रनिंग में। और इंडिया की अभी जो सबसे तेज़ ट्रेन है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और वाराणसी के मध्य ये चलती हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सर्वग्राही जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप है, सर्वग्राही रक्त समूह है वो AB पॉजिटिव है। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है सर्वदाता। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव आपको पूछा है, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुतेरस है। 1 जनवरी 2017 से कंटिन्यू है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है, 1991 में डेवलप हुआ था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है CDC 6600, जो कि डिजाइन किया गया था सैमुअल क्रेग के द्वारा। 1964 में ये विकसित हुआ था, डेवलप हुआ था। बाघ या फिर जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जो प्रोजेक्ट टाइगर की पहल का सबसे पहला, इस पहल के तहत आने वाला सबसे पहला
जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में ये स्थित है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत ये प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 111, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रतिवर्ष है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से कंटिन्यू हुआ है संविधान दिवस मनाना? तो 2015 से ये संविधान दिवस मनाना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि 2015 से क्यों किया गया? क्योंकि इसी वर्ष 125वीं जयंती थी भीमराव अंबेडकर की, और 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए थे। क्रोम है, गूगल का वेब ब्राउजर है, मोजिला भी है, ओपेरा भी है, और इसमें गूगल हो जाएगा क्योंकि गूगल एक है सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन, जैसे बिंग हो गया, ये सभी आपके सर्च इंजन में आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। अभी वर्तमान में यूएस जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र में, भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो TS त्रिमूर्ति हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? थोड़ा अस्पष्ट सवाल है। और अब देख लेते हैं अपन 29 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए लगभग सभी सवाल, 40 जीके के सवाल यहाँ पर मिल गए हैं 29 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के। तो देखिए यहाँ पर जो भी PDF आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लेना। सवाल नंबर 115 जो 29 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, कि संविधान सभा के जनक या फिर इन्हें संविधान निर्माता भी बोला जाता है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट हो जाएगा। अन्य जो जितनी भी संविधान समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संघीय शक्ति संबंधी समिति है और संघीय संविधान समिति, दोनों समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों की ये उप समिति है, ये उप समिति नहीं थी, प्रधान थी, और ये उप समिति इनके थे HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति अल्पसंख्यकों वाली ये HC मुखर्जी, मौलिक अधिकार वाली उप समिति, बाकी मौलिक अधिकार वाली ये प्रमुख हैं, इनके तो वल्लभ भाई पटेल है। उप समिति के JB कृपलानी जो झंडा समिति के भी हैं। और आ जाए कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आवास समिति B पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी थे। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अन्य जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की उसमें जावास्क्रिप्ट है, C++, गो, स्विफ्ट, PHP, कोबोल, ये सभी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो इसरो ने टोटल 104 उपग्रह लॉन्च किए थे 2017 को, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया यहाँ पर इसरो ने। जो कि ये सभी उपग्रह हैं ये कहाँ से लॉन्च हुए थे? तो PSLV के द्वारा जो प्रक्षेपण यान है श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुए थे 104 उपग्रह। इससे पहले ये रिकॉर्ड था रशिया के पास। रशिया ने 2014 में सबसे ज़्यादा 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, और 2017 में इंडिया ने ये रिकॉर्ड बनाया 104 सैटेलाइट के साथ में। नींबू के रस का आपको pH पूछा है तो 2.4 हो जाएगा। नींबू के रस का जो लेमन जूस है उसका pH है। ह्यूमन ब्लड का, मानव के रक्त का pH रहता है 7.35 से लेकर 7.45 तक वेरी करता है। एसिड रेन होती है। अम्लीय वर्षा का 2 से लेकर 5.6। ह्यूमन यूरिन का, मानव के मूत्र का pH है लगभग 6 रहता है। सिरका है जो विनेगर है उसका pH 2.9। समुद्री पानी का 7.5 से लेकर 8.4 तक रहता है। अमोनिया का 10.6 से 11.6। फिर दूध की बात करूँ तो 6.5 के आसपास। बियर है उसका 4.5, और जो शराब है उसका 2.8 से 3.8 रहता है pH वैल्यू। फिर मैं टोमेटो की बात करूँ, टमाटर की 4.30 के आसपास है। ऑरेंज की 3.69 लगभग 4 के आसपास है। एप्पल की रहती है 3 से लेकर 4 तक, और ग्रेप्स अंगूर की है वो 2.9 से 3.82 तक है। pH स्केल की रेंज 0 से लेकर 14 तक रहती है। 7 से कम अम्लीय है, 7 से ज़्यादा आपके क्षारीय हो जाते हैं, 7 पर न्यूट्रल रहता है। और pH की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है। 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उनका नाम बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। अगला सवाल, 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने
कि ऊपर बता भी चुका हूँ। 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी मेजबानी की गई है कोलंबिया के द्वारा, और 2019 में चाइना इसका मेजबान था। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से कंटिन्यू मना रहे हैं अपन, और 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक मानव कार्यक्रम पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसके बाद 1914 से मनाया जा रहा है। करंट मिनिस्टर कौन है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर हैं, और ये साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री भी हैं। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब लॉन्च हुआ था, पास हुआ था ये एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 19 नवंबर 1986 को। इंटेल i9 क्या है? तो ये प्रोसेसर है, डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल i9, i5, i3 वगैरह। सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए सार्क के टोटल जो 8 सदस्य देश है, कितने हैं? 8 हैं। इसकी ट्रिक देखिए, सार्क का सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। स्थापना 1985 ढाका में हुई थी, और इसका यहाँ पर टोटल 8 सदस्य देश है कि पीएनबी से बीमा करवाया, पीएनबी से बीमा। पी यानी आपके पाकिस्तान, एन यानी नेपाल, बी यानी भूटान, सी यानी श्रीलंका, बीमा यानी बी का मतलब यहाँ पर फिर बांग्लादेश हो जाता है, आई यानी इंडिया, एम यानी आपके एम मालदीव हो जाता है, और ए अफगानिस्तान जो लास्ट में ऐड हुआ है ना वो अफगानिस्तान हुआ है। अप्रैल 2007 में हुआ था 14वें शिखर सम्मेलन, अफगानिस्तान 8वां सदस्य देश बना है। और फिर आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स में लास्ट जो साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है वो कब हुआ था? तो साउथ अफ्रीका है, इससे पहले ब्रिक नाम था। ब्रिक देखिए, ब्रिक्स में मतलब क्या हो जाता है? ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। और इसमें जो 5वां देश आपके दक्षिण अफ्रीका 2008 में शामिल किया गया था। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था आपके येकतेरिनबर्ग रशिया में। इससे रिलेटेड जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, टोटल 55 अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये आपकी 2020 में रशिया में आयोजित होना था। अगला देखिए यहाँ पर, बाकी यहाँ पर ये 20 फैक्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जो आसियान सम्मेलन है, आसियान आपके संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, कौन से नहीं हैं, ये सभी आपको याद रखना है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। अब देखिए 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, उस समय आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो वो थे उर्जित पटेल थे 2016 से लेकर 2018 तक। और अपना जो विमुद्रीकरण हुआ है वो हुआ था 8 नवंबर 2016 को। डेट याद रखना 8 नवंबर 2016, सभी को याद ही होगी वैसे। वर्तमान शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर हैं। पहले आरबीआई के, प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वो थे आपके ओ स्मिथ। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी 1 अप्रैल को, और ये नेशनलाइज्ड हुई है, राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949, 1 जनवरी 1949 के। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर वर्तमान में है बीपी कानूनगो, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। अगला सवाल देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो वो है जयदेव है गीत गोविंद के रचयिता। अन्य इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अष्टाध्यायी हो गई, पाणिनि इनके रचयिता है। रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेदव्यास। विक्रमांक चरित्र बिल्हण हो जाएंगे पृथ्वीराज, राष्ट्रों के चंद्रबरदाई। राजतरंगिणी के कल्हण है अर्थशास्त्र के चाणक्य। और हर्ष चरित की बात करें, कादम्बरी की बात करें तो बाहन भट्ट है हर्ष चरित और कादम्बरी के। महाभाष्य के पतंजलि हैं। और फिर यहाँ पर कालिदास कृत रचनाएं हैं, उसमें कुम्भार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसार, ये सभी कालिदास के द्वारा लिखित हैं। और फिर आपके ये भाष के द्वारा है सुपनवासदत्तम और प्रतिज्ञा योग ध्रायण भाष के द्वारा। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट जो बुक्स हो जाती हैं जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जो रचनाएं हैं वो किनके द्वारा लिखित हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं की बात करें, जो जातक टेल्स हैं ये आपके महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक टेल्स, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हो जाती हैं। और जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के शुद्ध पिटक अंतर्गत खुदक निकाय, तो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इसके अंतर्गत आता है एक भाग शुद्ध पिटक, और उसके अंतर्गत खुदक निकाय है, उसका 10वां भाग है जातक कथाएं, जो हो जाएगी महात्मा बुद्ध की कथाएं। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पूछा है कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के टोटल सदस्य देश है 193 है। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना था। भारत की राजधानी है वो दिल्ली है। तो चाइना की क्या, ये रीजनिंग से पूछा गया था, बीजिंग हो जाएगी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
और जो इस मिशन का लक्ष्य था वो भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना इसका लक्ष्य था। और इस मिशन का गठन किया गया था वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की पहल पर हुआ था। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय यूके के पीएम कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे उस समय यूके के प्रधानमंत्री। आस्क की फुल फॉर्म आपको पूछिए तो ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 2020 IPL किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने ये अपना टाइटल 5वीं बार नाम किया है। सबसे ज़्यादा बार IPL विजेता है मुंबई इंडियंस है। 2020 में भी मुंबई इंडियंस ने जीता है। और IPL से रिलेटेड कुछ मैं 2020 से रिलेटेड फैक्ट बता दूं कि IPL 2020 कौन सा संस्करण है, तो ये 13वां एडिशन है। और IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11 IPL, जो टाइटल नाम है इसका। IPL 2020 हुए हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए, संयुक्त अरब अमीरात में हुए हैं। 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक हुए हैं। IPL 2020 में विजेता और उपविजेता कौन सी टीम रही है, तो मुंबई इंडियंस यहाँ पर विजेता है और दिल्ली कैपिटल उपविजेता है। इससे पहले 2013, 15, 17, 19 ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है। मुंबई इंडियंस सबसे सक्सेसफुल टीम है। और फिर IPL 2020 के उपविजेता आपके दिल्ली कैपिटल हो गई। और तीसरे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद है। फिर चौथे पर RCB हो जाती है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती, जो ऑप्शन में था। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, या फिर मैं बात करूं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो इस साइड गिर जाती हैं अरब सागर में, उसमें आपकी लूनी नदी है, साबरमती है, माही, नर्मदा, और फिर आपकी गंगावेली नदी है, पेरियार नदी है, भारतपुजा नदी है, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी, शरावती, जाखम, जवाई, ये सभी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा जो भी आ जाए वो बंगाल की खाड़ी में। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा हो जाएगा। और सेकंड यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश US है। बात करूं मैं साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। उत्तरी अमेरिका का है कनाडा, अफ्रीका का है अल्जीरिया हो जाता है। और बाकी एशिया की बात करें वैसे रशिया रहता है, लेकिन रशिया यूरोप और एशिया है, दोनों में ही अपना क्षेत्रफल है। तो इसके अकॉर्डिंग एशिया के यहाँ पर चाइना है, यूरोप का फ्रांस हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक, या फिर कहूँ कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। बहुत बड़ा पूछा हुआ सवाल है, संसद की संयुक्त बैठक है वो किन के द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 108 है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर लोकसभा है वो अध्यक्षता कर सकते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, तो ये आपके 1924 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बेलगांव वाला, तो बेलगांव 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है। एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो अध्यक्षता की गई है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और 1937 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो अध्यक्षता की गई है वो 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 और 37 फैजपुर वाला, और सुभाष चंद्र बोस ने 38 और 39, और एनी बेसंट ने की थी 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर 1886 और 1906 दोनों ही अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं, उनकी अध्यक्षता की है। प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो 1885 में हुआ था मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है, तो भारत में दोस्तों टोटल 25 हाईकोर्ट है। कितने, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है, तो आप कहेंगे 25 हाईकोर्ट हैं। और अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है आने वाले एग्जाम के लिए कि कौन से जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जो राज्य हैं उनका संयुक्त रूप से हाईकोर्ट रहता है, वो भारत में कौन से हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव है, इसका संयुक्त रूप से एक हाईकोर्ट है जो बॉम्बे में हो जाता है। फिर पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड का है कोलकाता में। तमिलनाडु, एग्जाम में सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि पुदुचेरी का हाईकोर्ट है वो किस राज्य के साथ या फिर कहाँ पर है, तमिलनाडु और पुदुचेरी का मद्रास में है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में है हाईकोर्ट। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है, तो 1 से 12 जो प्री स्कूल से लेकर 12 तक की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का ये कार्यक्रम है, समग्र शिक्षा अभियान है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके तहत इसकी शुरुआत हुई थी केंद्रीय बजट 2018-19 में। इंडिया का सबसे लंबा
रोड टनल कौन सी है? तो इंडियाज लॉन्गेस्ट जो रोड टनल है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, वो है दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर में रहती है। इसका अन्य नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। और ये जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित एक सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई है वो 9.28 किलोमीटर है। और बात करूँ सबसे बड़ी रेल सुरंग की, तो ये आपकी देखिए रेल सुरंग अलग है, सड़क सुरंग अलग है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेलवे टनल को बनिहाल रेलवे टनल भी बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, 11.2 किलोमीटर लंबी है। और भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत इलेक्ट्रिकल रेल सुरंग है वो है दोस्तों चेरलोपल्ली और रापुरू के मध्य आंध्र प्रदेश में है। और रोहतांग या फिर अटल सुरंग की बात करूँ तो इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जो कि रोहतांग दर्रे में, देखिए सवाल आ जाता है अटल सुरंग है वो कौन से दर्रे के नीचे बनाई गई है? तो ये सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर, मनाली और लेह को कनेक्ट करती है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। किस आधार पर? सबसे अधिक हाइट पर, 10,000 फीट से ऊंचाई पर सबसे लंबी जो सुरंग रहती है वो यही है अटल सुरंग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? प्रमुख रूप से ये तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। और फिर यदि केरला और पुदुचेरी है वो भी इस विवाद में शामिल है कहीं ना कहीं, तो तमिलनाडु और कर्नाटक ऑप्शन में थे आपके। कृष्णा नदी जल विवाद है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। रावी ब्यास वाला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो एग्जाम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णा भी बहुत बार आता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कृष्णा आपके आ जाता है महाराष्ट्र, कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कावेरी आ जाए तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला सवाल देखिए, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग है। विटामिन A की कमी से रतौंधी व जीरोफथलमिया रोग होता है। विटामिन B6 एवं B12 जो रक्त का रुधिर की कमी से होता है, एनीमिया रोग हो जाएगा आपकी, एनीमिया रोग है ये विटामिन B6 B12 है इनकी कमी से, जो कि प्रमुख रूप से हीमोग्लोबिन या फिर लोह तत्वों की कमी से। अगला सवाल देखिए, विटामिन C है ये रोग आपके हो जाता है स्कर्वी और मसूड़े फूलना विटामिन C की कमी से। फिर विटामिन D की कमी से रिकेटस है, E की कमी से जनन शक्ति का कमजोर होना। विटामिन K है रुधिर का थक्का नहीं बनता है। विटामिन है B3 ये त्वचा पर दाद होना। B कॉम्प्लेक्स है सारे विटामिन। देखिए विटामिन B7 लकवा और शरीर में दर्द है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, नैनीताल उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है भारत का, स्थापित हुआ था 1936 में। टाइगर प्रोजेक्ट पहल के तहत आने वाला ये पहला पार्क था। 2019 में किस भारत रत्न नहीं मिला है? तो भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 2019 में किसे नहीं मिला है? तो मैं बता दूं किसे मिला है। तो भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख को दिया गया था। और सर्वप्रथम सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो 1954 में दिया गया था। भारत रत्न है, पद्म, जितने भी पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, ये सभी अवार्ड की शुरुआत 1954 से हुई थी और 2019 में ये हो गया आपके। और प्रथम भारत रत्न 1954 में 3 व्यक्तियों को, श्री राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन को दिया गया था। एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान। यदि आप अब तक कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं ताकि मेरे को पता चले कितने स्टूडेंट बने हुए वीडियो के साथ में, तो आपको कमेंट करके बताना है खान अब्दुल गफ्फार खान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कमेंट जरूर कर देना ताकि पता चल जाए कितने स्टूडेंट वीडियो कंटिन्यू देखते हैं और कितने सिर्फ PDF से ही पढ़ते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? इब्न बतूता है ये मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और मार्को पोलो है ये वेनिस यात्री था। आपको इब्न बतूता पूछा था, मोरक्को हो जाएंगे यात्री मोरक्को के। मार्को पोलो पूछ ले तो वेनिस यात्री। और बाकी यहाँ पर अन्य इंपॉर्टेंट जो विदेशी यात्री हैं जैसे अलबरूनी है, इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और ये महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आए थे। मैग स्तंदिज है सबसे पहले यात्री जो यूनानी हैं। ये शासक सेल्यूकस का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था भारत। और चीनी यात्री हैं जिनका नाम है फैयान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। देखिए हैंसांग और फैयान दोनों चीनी यात्री हैं। और फैयान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और हैंसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। इत्सिंग है ये भी चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहे थे इत्सिंग। अगला सवाल, जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो बैक्टीरिया है, जीवाणु के कारण होने वाले रोग में टाइफाइड हो जाएगा। बाकी हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो है, ये वायरस से होने वाले रोग है, विषाणु से। तो टाइफाइड है ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है आपके साल्मोनेला, एंटेरिका, सेरोटाइप, टाइफी बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया प्रमुख रूप से पानी और खाने के जरिए टाइफाइड रोग हो जाता है। इनमें से कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है? तो इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे आपके
सन टेम्पल है जो सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर है। फिर आपकी ये एलोरा की गुफाएं, एलोवेरा नहीं एलोरा, एलोरा गुफाएं हैं। जंतर मंतर दिल्ली दे रखा था और रानी की वाव। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य मंदिर है, एलोरा, अजंता एलिफेंटा, जंतर मंतर। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे। जंतर मंतर दिल्ली है ना, ये तो आपके यूनेस्को विश्व विरासत सूची में नहीं है, लेकिन जंतर मंतर जयपुर में है ना, ये आपके सूची में शामिल है यूनेस्को की। तो जंतर मंतर दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जंतर मंतर जयपुर है यूनेस्को की लिस्ट में। रानी की वाव भी है, तो जंतर मंतर दिल्ली करेक्ट है वहाँ पर। और यूनेस्को में अभी वर्तमान में टोटल कितनी साइट है? पहले 38 थी, अभी 9 दिसंबर को 2 और साइट ऐड हुई है, तो 40 साइट हो गई है वर्तमान में जो भारत की साइट है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। अभी जो लेटेस्ट साइट ऐड हुई है वो कौन सी है? तो वो मध्य प्रदेश का है, एक तो ग्वालियर है और एक है ओरछा। ओरछा और ग्वालियर इस लिस्ट में शामिल होने पर भारत में 40 यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाती है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? मायोपिया यानी आपके जो निकट दृष्टि दोष रहता है, निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु है अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, वो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। तो ये जो लेंस काम में लिया जाता है इसके उपचार हेतु ठीक करने के लिए, तो ये आपके अवतल हो जाएगा। कौन सा लेंस? अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इस सवाल में ऑप्शन में न तो अवतल दे रखा था न कॉनकेव दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था अपसारी लेंस, और इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पर दे रखा था डाइवर्जेंट लेंस। ध्यान में रखना है, जो अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है, उत्तल को अभिसारी बोला जाता है। तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन थे। तो करेक्ट हो जाएगा आपके अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, अपसारी लेंस हैं। और अन्य यहाँ पर उत्तल लेंस की बात करूँ तो ये दूरदृष्टि दोष के इलाज के लिए अभिसारी लेंस। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि की बात करें, जो 26 जनवरी 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। और गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामापोसा थे। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस करेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा तो मोसेज, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट है, या फिर अन्य एग्जाम्पल मोर्केंसिया रिक्सिया है, नोटोथाइलस है, एंथेसिरोस है और मॉस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जादूगुड़ा के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए मशहूर खान हो जाती है। कहाँ पर है? झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में है जादूगुड़ा है, ये यूरेनियम का यहाँ पर खनन होता है। तो ये जादूगुड़ा के खाने किस खनिज के लिए है? तो यूरेनियम के लिए है। और मैं बात करूँ भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम माइंस कौन सी है? तो वो दोस्तों है आपके तुमालपाले माइन है, जो कि कडपा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ती है। हुमायूं नामा के लेखक आपको पूछा है, तो हुमायूं नामा के लेखक उनकी जो बहन है या फिर बाबर की डॉटर है, उनका नाम है गुलबदन बेगम है। तो हुमायूं नामा है जो उनके लेखक गुलबदन बेगम हो जाएगा, जो कि बाबर की पुत्री है या फिर हुमायूं की बहन हो जाएगी। और अकबरनामा की बात करूं, अकबरनामा का ही भाग है आईने अकबरी, इनके लेखक हैं अबुल फजल। फिर पादशाह नामा एग्जाम में पूछे हुआ सवाल है, इसे बहादुर नामा भी कहा जाता है। ये शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। अगले सवाल की और बात करें, जीएसटी की आपको फुल फॉर्म पूछिए तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स है, 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू है 101वें संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं आपके एग्जाम में। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को जोड़ने वाला कुल प्रतिरोध है। कुछ बेसिक सवाल पूछे गए अंकिक। तो 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध के यदि मैं श्रेणी क्रम में ऐड करूंगा, तो श्रेणी क्रम में जैसे कि आर रहता है ना, जितने भी आपको प्रतिरोध दिए रहते हैं इसको डायरेक्टली जोड़ना होता है, R2 R3 है जितने भी हो। तो यहाँ पर आपके ये R बराबर R1 है, तो R1 है कितना? टोटल 4 समान है, 1/4 ओम की 4 प्रतिरोध है, तो ये पूरा R1 हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 प्लस ये 4 बार आपको ऐड करना है, तो ये आपका R आ जाएगा श्रेणी क्रम में। आपका एलसीएम लीजिए 4 आ गया, फिर यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1, तो 4/4 या फिर कह सकते हो R बराबर क्या आ गया आपके पास? R बराबर 1 ओम आ गया। तो ये तो हो गया आपकी श्रेणी क्रम। यदि मैं समानांतर क्रम की बात करूं, पैरेलल केस में समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में ये तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट R होता है, R बराबर R1 + R2। समानांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 जितने भी आपको दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 प्रतिरोध हैं, तो आप करेंगे 1/R बराबर 1/4 + 1/4, ये आप 4 बार ऐड करेंगे, तो फिर वही बात आपकी। लेकिन यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, थोड़ी बहुत ऐसे नहीं करना आपको।
देखिए यहाँ पर समानांतर क्रम में आ जाए तो 1/r बराबर मैंने क्या कहा 1/r1 प्लस 1/r2 इस प्रकार आप रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो r1 है ये कितना दे रखा है, ये 1/4 दे रखा है, तो आप करेंगे 1/1/4 प्लस इस प्रकार आप 4 बार ऐड करेंगे, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो 1/4 आपको दे रखी है पहले से, तो इस प्रकार आप 4 बार ऐड करेंगे जी, तो उल्टा हो जाएगा, 1 में 1/4 का भाग देंगे या फिर 1 गुणा 4/1 है तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 बार ऐड करना है। तो यहाँ से आपको वैल्यू आएगी वो 1/r की आएगी, 1/r की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 बार 4 करेंगे 16 आ गई। लेकिन आपको चाहिए प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध r की वैल्यू चाहिए, तो आप उल्टा करेंगे r बराबर 1/16। तो समानांतर क्रम में कम होता है प्रतिरोध, तो समानांतर क्रम में 1/r बराबर है वो तो आपके 16 हो जाता है और r बराबर 1/16 और श्रेणी क्रम में r बराबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कौन सी वाणिज्यिक शाखा पूरे विश्व में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा रहा है? तो ये जो इसरो की शाखा है, वाणिज्यिक शाखा यूनिट है, ये पूरे विश्व में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ये है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। नाम क्या उसका, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, जो कि सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पाद, तकनीकी परामर्श सेवा और इसरो के द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए वाणिज्यिक दोहन और प्रचार प्रसार के लिए सरकार के स्वामित्व में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और 2007-8 में से लघु रत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, ये इसरो की ही यूनिट है जो कि बेंगलुरु में है और ये अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष जो उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराती है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। किस अधिनियम में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? तो ये अधिनियम आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर इसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसका क्या मतलब हो गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान मतलब ये था इस एक्ट के तहत कि जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं ना उनको केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते हैं। तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो कि भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। अब दोस्तों देख लेते हैं 30 दिसंबर के प्रथम और द्वितीय पारी में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस। तो पहला सवाल देखिए 30 दिसंबर का, सवाल नंबर 155। केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी? तो 1991 में दी गई थी। तो 1991-92 का जो बजट था उसके तहत उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिंह राव थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और इसी बजट के तहत जो ऐतिहासिक बजट में दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां हैं, एक तो वो भारतीय बाजार में अपना कारोबार कर सकती हैं, भारतीय बाजार खोल दिया गया उनके लिए, अब विदेशी कंपनियां भी आसानी से भारतीय बाजार में कारोबार कर सकती थी। सेकेंड, यहाँ पर जो भी भारतीय प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, उनको भी कारोबार करने की अनुमति है वो सबसे पहले 1991 में दी गई थी। और इसके तहत यहाँ पर बात करूँ, इसी 1988 में आपको पता है सेबी है उसकी स्थापना हुई थी और सेबी को फिर जो वैधानिक मान्यता मिली है ना वो इसी बजट में 1992 में मिली थी। अगले सवाल की बात करें, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में ये सिद्धांत दिया था। इसका अन्य नाम महाविस्फोटक सिद्धांत भी है। अगला सवाल यहाँ पर, मृषकटिकम किसकी कृति है, ये रचना किसकी है? मृषकटिकम है तो शूद्रक की हो जाएगी। और मरीचिका है, ये रचना है ज्ञान चतुर्वेदी की। 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। इससे पहले 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना है, इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है या फिर आप कह सकते हो मामूलक डायनेस्टी है दास वंश, गुलाम वंश। तो दोस्तों इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। दिल्ली सल्तनत के जो टोटल 5 वंश हैं और इसका आपको याद में रखना है कालक्रम, जैसे कि गुलाम वंश प्रथम हो गया 1206 से लेकर 1526 तक। जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में पहला वंश गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का अंतिम शासक था मुइजुद्दीन कैकाबाद 1287 से 1290 और फिर गुलाम के बाद खिलजी गुल खिले, तो गुल खिले गुलाम खिलजी। खिलजी वंश में 1290 से 1320 है और फिर तुगलक हैं गोल खिले, तो तुगलक वंश आपके 1320 से 1414 और फिर शोजा तो शेद वंश है और लास्ट में लोदी वंश है 1451 से 1526। OECD का हेडक्वार्टर आपको पूछा था तो पेरिस फ्रांस में है। OECD का मतलब हो जाता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। स्थापना 1961 में हुई थी, सदस्य देश 37 हैं।
किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इसमें जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया क्योंकि 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोलने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद भी अन्य योजना जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। और भारत की एक और योजना है पहल योजना, उसका भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। रिपब्लिक, द रिपब्लिक पुस्तक है, उनके ऑथर कौन है? प्लेटो हो जाएगा। 375 BC में लिखित है प्लेटो के द्वारा पुस्तक द रिपब्लिक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में जो वित्त आयोग है 2020 से लेकर 25 तक 15वां वित्त आयोग, उनके अध्यक्ष NK सिंह है। इससे पहले 14वें वित्त आयोग के डॉक्टर YV रेड्डी हैं। वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन एक्ट है वो 1951 का है। और वित्त आयोग अनुच्छेद है आर्टिकल 280 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी 1952 से 1957 तक। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1912 में भारत के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स हॉर्डिंग थे। और पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट यहाँ पर पर्वत के डाउनफील्ड को क्या बोला जाता है? तो पर्वत का जो नीचे धंसा हुआ भाग को अभिनति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिनति। और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति बोला जाता है। और अपनति में जो ऊपर उठा हुआ भाग है वही तो आपके वलित पर्वत कहलाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 166। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो उत्तरी प्रशांत है, पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है ये बेरिंग सागर से अलग करती है, बेरिंग जल संधि है। और अन्य इंपॉर्टेंट जो जल संधियां मैं आपके स्टेट की बात करूं तो उत्तरी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी पश्चिमी उत्तर अफ्रीका को पृथक करने वाली खाड़ी है ये बेरिंग जल संधि की बात हो रही है। जो उत्तरी प्रशांत महासागर सागर को तो अलग करती है, कौन से देश को अलग करती है? तो बेरिंग जो स्टेट है ये उत्तरी पूर्वी एशिया और उत्तरी पश्चिमी उत्तर अमेरिका, उसमें आपकी सिटी अलास्का राज्य आ जाता है। और उत्तरी पूर्वी एशिया में रशिया और अलास्का जो US में, इनको ये अलग करती है बेरिंग स्टेट। महासागर की बात करें तो प्रशांत और बेरिंग सागर हो जाएंगे। तो ये तो बेरिंग स्टेट का हो गया। फिर मैं बात करूँ पाक जल संधि का, तो ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार और बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि बहुत बार पूछा जाता है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को। और फिर मलका है अंडमान सागर और चीन सागर को। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को। अगला सवाल, सवाल नंबर 167। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये फिर सवाल रिपीट हो गया, तो भी मजाक कर, ये ट्रिक है। तो मतलब तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, फिर आपके महाराष्ट्र हो जाएगा, और क का आपके यहाँ से हो जाएगा कर्नाटक, और AR यानी आंध्र प्रदेश। 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। तो ये कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। देखिए ये ट्रिक इस टाइप से मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यानी आपके ये तेलंगाना, त से तेलंगाना है, तो ऊ यानी उत्तर प्रदेश। ओके, ये मिस हो गया था पहले। बी आपके बिहार है, और फिर म यानी महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र हो जाता है इसमें। क यानी कर्नाटक हो जाएगा, फिर R यानी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, कौन सी मेटेलॉइड है? उप धातु की बात करें तो टोटल यहाँ पर 7 हो जाएगी। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम प्रमुख रूप से 6 हैं, और पोलोनियम को भी माना जाता है। जोजिला सुरंग किसको जोड़ती है? जोजिला टनल है, इसकी बात हो रही है। तो ये सुरंग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में है। और ये कारगिल जिले में सोनमार्ग और द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला पास के तहत 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और ये आपके कारगिल जिले में स्थित दर्रा है, जोजिला दर्रा भी है, जो कि कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों को कनेक्ट करता है। और ये जो जोजिला दर्रा है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीनगर और लेह के बीच इस दर्रे को पार करता है। अन्य प्रमुख जो दर्रे हैं जैसे कि बनिहाल दर्रा हो गया, तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और बाकी लद्दाख में फोटुला है, खारदुंगला है, चांगला है। और हिमाचल प्रदेश में है शिपकीला, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर जेलपा है, नाथुला है, ये सभी आपकी सिक्किम में। मानाला और लिपुलेख है उत्तराखंड में। और अटल टनल है, ये तो आपकी थी जोजिला टनल। अटल टनल की बात करें तो ये लेह और मनाली को कनेक्ट करती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा। दाचीग्राम नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में है। और अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य जो जम्मू कश्मीर में है उसमें आपके गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और फिर काजीनाग नेशनल पार्क,
और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ओवेरू अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आपके जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन दाचिगाम नेशनल पार्क, ये भी जम्मू में है। भगवान महावीर का नाम पूछा है तो हो जाएगा वर्धमान है। अन्य नाम भी वीर, अतिवीर, समवंती हैं। और भगवान महावीर की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म है वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। मोक्ष स्थान है पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार में। पिता का नाम है राजा सिद्धार्थ। निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? निपा वायरस की बात करें तो केरला में फैला था। सबसे पहले 2018 में आया था ये निपा वायरस केरल राज्य में। केंद्र राज्य संबंध या विवाद से संबंधित कौन सी समिति नहीं थी? तो केंद्र राज्य विवाद से संबंधित प्रमुख 4 आयोग या समितियां हैं। उसमें आपके प्रशासनिक सुधार आयोग है, राजमन्नार आयोग है, भगवान सहाय समिति है और सरकारिया आयोग है। 1983 में बना था सरकारी आयोग और राजमन्नार आयोग है, 1970 में इसका गठन हुआ था केंद्र राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए। पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? तो प्लास्टिक जो पॉलीथीन रहता है वो आपके एथिलीन्स का बहुलक है। एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। C2H4 का बहुलीकरण करेंगे आप। तेलंगाना का राज्य गठन कब हुआ था? तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना है, इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और दोस्तों बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि 1987 में किन 3 राज्यों का गठन हुआ था? तो वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम है। 1972 में हुआ था मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 176। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, वो है दोस्तों प्रिटोरिया है। और केप टाउन है, ये आपकी विधायी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। और फिर बात करूं मैं, बोलेम फोर्टेन है, ये जुडिशियल न्यायिक राजधानी हो जाती है दक्षिण अफ्रीका की। ट्रैक बॉल है, ये किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट आउटपुट, तो ये इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। अन्य जो इनपुट डिवाइस जहाँ से सवाल आते हैं एग्जाम में, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक बहुत बार आता है। ट्रैक बॉल हो गया। फिर आपकी लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, जो डिजिटलाइजर, टैबलेट है, OCR, OMR, ये सभी आपकी डिवाइस हैं इनपुट डिवाइस। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु या फिर इसे ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। ढोला सदिया की बात करें तो ढोला है अरुणाचल प्रदेश का कस्बा और सदिया फिर नेक्स्ट है असम का। तो असम के तिनसुकिया जिले में है सदिया कस्बा। इन दोनों को कनेक्ट करता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और असम वाला ब्रिज भूपेन हजारिका। और ऑप्शन में इस सवाल में आपके बोगीबील ब्रिज भी दे रखा था। तो बोगीबील है, ये सिर्फ असम राज्य में है। तो भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है बोगीबील। बाकी यहाँ पर ऊपर मैंने बताया वो लोहित नदी पर था। भूपेन हजारिका सेतु है, ये लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है उसको पार करता है। 9.15 किलोमीटर है इसकी लेंथ है। और बोगीबील ब्रिज है ये आपके असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी के पार बना हुआ है। असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा ये रेल सह सड़क ब्रिज है। रेल सह सड़क मतलब इसमें रेल पथ तथा सड़क पथ दोनों बने हुए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबाई इसकी। इसका उद्घाटन किया गया था 25 दिसंबर 2018 को। अब आपको पता होना चाहिए 25 दिसंबर है ये गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है 25 दिसंबर को, और इस दिवस के रूप में मनाया जाता है सुशासन दिवस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 7E प्रोग्राम किससे संबंधित है? 7E का मतलब सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन है। तो ये एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य पूरे सरकारी स्कूल शिक्षा प्रणाली को हर बच्चे के लिए उत्तरदायी, आकांक्षात्मक और परिवर्तनकारी बनाना है। और ये 17 मार्च 2018 को 7E प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। 7E प्रोग्राम अलग है और साथी प्रोग्राम अलग है। साथी पहल क्या है? तो ये 3 फरवरी 2020 को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये पहल लॉन्च की गई है। साथी का मतलब है फुल फॉर्म परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान। इसका मतलब उद्देश्य हो जाता है कि जो विश्लेषणात्मक उपकरण है उसका निर्माण करना, जो विदेशी स्रोत है उस पर निर्भरता को कम करना। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो रिएक्टर की बात करें तो अप्सरा है। और भारत का प्रथम पावर प्लांट की बात करें तो तारापुर पावर प्लांट है, 1969 में जो स्थापित हुआ था। और ये जो अप्सरा है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये आपके 1956 को 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे जो मुंबई में है वहाँ पर ये बना हुआ है अप्सरा, जो प्रथम स्थापित न्यूक्लियर रिएक्टर है। और जो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है ये फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत का, जो कि तारापुर ये डिस्ट्रिक्ट है आपके पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो पालघर महाराष्ट्र तारापुर।
अगला सवाल देखिए, DHCP की फुल फॉर्म। तो DHCP हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन देखिए, कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य आंसर हो जाएगा। तो पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो वो कर्नाटक है, जहाँ पर सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कर्नाटक में कोलार हो गया, धारवाड़, हसन, रायचूर, ये प्रमुख खाने हो जाती हैं सोना निकालने के लिए। और चांदी का या फिर सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान, कॉपर का मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश किसका है, डायमंड का है। फिर ये सभी आप देख रहे हो खनिज, आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट, इनका जो उत्पादक प्रमुख राज्य है, अग्रणी राज्य, वो ओडिशा है। यूरेनियम का आंध्र प्रदेश है, थोरियम का केरला हो जाएगा। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है, तो बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में हुआ ये किसान आंदोलन है बारदोली, जो कि गुजरात में आता है। और यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो इसी आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने दी थी, बारदोली आंदोलन के बाद में 1928 में। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सी है, तो यहाँ पर आपको पूछा है जो ऑगमेंटेड उपग्रह प्रणाली है, सैटेलाइट सिस्टम है, 2018 में ये लॉन्च हुआ था। ये तो था आपके भारतीय क्षेत्रीय नौवान उपग्रह प्रणाली हो जाएगी, IRNSS है। इसका अन्य नाम दोस्तों नाविक भी है। ओके, नाविक का मतलब नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन हो जाएगा, या फिर इसकी जो फुल फॉर्म है IRNSS की, तो ये आपके हैं रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन एंड टाइमिंग सर्विस है। ये एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विस देता है, जो RSNS है। तो आपको सवाल में पूछा गया 2018 में कौन सा लॉन्च हुआ है जो सैटेलाइट है पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए, तो ये आपके हो जाएगा IRNSS या नाविक है, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। यदि मैं बात करूं 2010 में इससे पहले एक लॉन्च हुआ था गगन, तो गगन भी वहां पर ऑप्शन में था। तो गगन भी एक ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है, जो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम हो जाता है गगन की फुल फॉर्म। तो ये भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र हो जाता है, जो 10 अगस्त 2010 को इस तकनीक को प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश बना है। इससे पहले ये टेक्निक अमेरिका, रशिया और यूरोप के पास थी ये टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सवाल देखिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो के द्वारा 2018 में लॉन्च उपग्रह कौन सा है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो ने 2018 में जो उपग्रह लॉन्च किया था वो था हाइसिस है, यानी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट हो जाएगा। अन्य जो उपग्रह हैं इसरो ने लॉन्च किए हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन के, तो नवंबर 7 2020 में हुआ है, EOS-01 हुआ था। ये लॉन्चिंग व्हीकल भी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-49, और रिसेट है, ये 2019 में हुआ है दिसंबर में। इसकी लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C-48, और कार्टोसैट 3 ये आपके नवंबर 2019 में हुआ है, PSLV C-47। इससे पहले PSLV C-46 है, रिसेट 2B, ये भी आपके 2019 में हुआ है। आपको पूछा है 2018 में जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो वो हाइसिस हो जाएगा, 29 नवंबर 2018 में हुआ था। इससे पहले भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2018 में और हुआ है, कार्टोसैट 2 सीरीज का है, PSLV C-40 जो लॉन्चिंग व्हीकल है उससे लॉन्च हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आदित्य L1 जो सैटेलाइट है, आदित्य L1 है, ये 2022 में लॉन्च होगा। इसरो के द्वारा ये अध्ययन करेगा स्टडी ऑफ सन सूर्य का अध्ययन करेगा, जो सूर्य का सोलर कोरोना है, मतलब जो आउटर लेयर रहती है सन की सबसे ऊपरी वाली चमकती है जो, उसके अध्ययन के लिए ये आदित्य L1 लॉन्च होगा इसरो के द्वारा 2022 में। कौन सा अजैविक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन के आधारित था, मैं आपको सारे अजैविक घटक बता देता हूँ। अजैविक में आपके सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो गैसेज हैं, तापमान, पानी, मिट्टी, तो पानी, मिट्टी, खनिज है, लवणता, कार्बन, वायु वगैरह सभी अजैविक है। तो पेड़ पौधे हैं, ये जैविक ध्यान में रखना है। ऑप्शन में इस प्रकार आ जाए कौन सा अजैविक नहीं है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे करेक्ट हो जाएगा, मानव वगैरह ये जैविक है। मेरू रज्जु किससे जुड़ता है, तो मेरू रज्जु है ये ब्रेन से कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन, ये और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। विच बिलोंग टू एनिमेलिया से बिलोंग कौन करता है, ऑप्शन में आपकी क्यूलेक्स मच्छर था, तो ये जो एनिमेलिया है इनका किंगडम पूछा है, कौन सा किनका किंगडम एनिमेलिया है, तो क्यूलेक्स मच्छर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, 1 KB में कितने
बाइट होते हैं। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। यदि 1024 ऑप्शन में और 1000 आ जाए तो 1000 भी आप कर सकते हो। अन्य इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूं जो कंप्यूटर स्टोरेज से संबंधित है, जहां से अक्सर सवाल आते हैं, तो एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। बहुत बार एग्जाम आया हुआ सवाल है। एक जो निब्बल है ये भी स्टोरेज की यूनिट है। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो आप कहेंगे 4 बिट होते हैं। बाइट नहीं, बिट्स की बात हो रही है। या फिर कह सकते हो हाफ बाइट। हाफ बाइट कैसे, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं और हाफ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। हाफ बाइट में 4 बिट्स, 4 बिट यानी एक निब्बल। और एक बाइट में बिट कितने होते हैं, ध्यान रखना 8 होते हैं। एक अन्य यूनिट एक क्रम भी होता है। क्रम में 2 बिट होते हैं। निब्बल में 4 बिट्स होते हैं और एक क्रम के अंदर 2 बिट्स होते हैं। अब देखिए KB, GB, MB है, ये भी याद रख लेना। 1 KB में 1024 बाइट, 1 KB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का पूछा था, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है। बाकी अशोक घोष की रचनाएं जो बौद्ध धर्म की है, बुद्ध चरित है, सौंदरांध है, शारिपुत्र प्रकरण है, ये अशोक घोष की है। ऑपरेशन ग्रीन है, ये किससे संबंधित है, तो 2018-19 के बजट में है। वो किसान उत्पादक संगठन, कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन से इसकी शुरुआत की गई थी 2018-19 के बजट में। मुख्य रूप से किसान उत्पादक हैं उनको बढ़ाने के लिए कृषि से संबंधित एक योजना हो जाएगी और इसके तहत टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर करने के उपाय के बारे में भी निर्णय लिया गया था ऑपरेशन ग्रीन कृषि से संबंधित। एक सवाल यहाँ पर है कि रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था किससे संबंधित है, तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। तो रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था है ये किन्होंने प्रारंभ की थी, बहुत बार पूछा जाता है। टॉमस मुनरो ने 1820 में की थी। और इस योजना में जो रेत का मतलब होता है किसान, और पूरी जो भूमि थी उनका मालिकाना हक है वो किसानों को दे दिया गया था इसके तहत में। और स्थायी बंदोबस्त बहुत बार पूछा जाता है, तो 1700 स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त है ये लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रेतवाड़ी में आपके ये लागू की थी टॉमस मुनरो ने। इजारेदारी प्रथा लागू की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। अगला सवाल देखिए। अब आपकी अंतिम शिफ्ट है 30 दिसंबर, सेकेंड शिफ्ट 40 के 40 जीके के सवाल देखने वाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। कौन से मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। और इस योजना में जो निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिले हैं उससे स्टार्ट की गई थी। हरियाणा की पानीपत से योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। अन्य जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, पुरानी योजनाएं, जैसे कि डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जन धन 28 अगस्त 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत 1 मई 2016 यूपी के बलिया से हुई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। अटल पेंशन योजना जून 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 में। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 में हुई थी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को। सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी 2015 को। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। ये प्रमुख योजनाएं हैं आने वाले शिफ्ट के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। 1931 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन जो कराची में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है वो 1923 का जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन है उनके अध्यक्ष थे। साथ ही साथ 1940 के रामगढ़ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और मौलाना अब्दुल कलाम हो गया। महात्मा गांधी की बात करें तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929 और 37 के अधिवेशन में की थी इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन की थी। एमी बेसेंट ने की थी 1917 कलकत्ता अधिवेशन की। दादा भाई नौरोजी ने 1986 और 1909 में की थी। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ था। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी 1885 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहाँ पर पूछ लिया गया है तो 1885 में हुआ था। 28 से 31 दिसंबर 1885 के तहत कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अब मैं कांग्रेस की स्थापना की बात करूँ तो 28 दिसंबर 1885 को जो हुई थी उसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बहुत बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कौन से महाविद्यालय से हुई थी जो अध्यक्ष स्थापना। 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीकी देश अल्जीरिया और अमेरिकी देश अर्जेंटीना को मई 2019 में वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को
यहाँ पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इंडिया की बात करूँ तो भारत 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है WHO के द्वारा। इससे पहले 1977 को चेचक मुक्त भी घोषित हो चुका है। अगला सवाल देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2014 को। इसमें एक टारगेट रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 जो महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है उसमें यहाँ पर शौच मुक्त भारत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। PNB से बीमा करवाया, मैंने ट्रिक बताई थी। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में। 8 जो सदस्य देश हैं PNB से बीमा, तो PNB पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, फिर आपके बी बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, अफगानिस्तान। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप कहेंगे टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक हो गया, रसायन है, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र है। पहले नोबेल प्राइज है 5 विषयों में दिया जाता था, और अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है ये बाद में स्टार्ट हुआ था। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है वो स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, नोबेल प्राइज़ है ये कहाँ पर दिए जाते हैं? तो शांति के नोबेल प्राइज़ को छोड़कर सभी नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिए जाते हैं, और स्वीडन में दिए जाते हैं, और शांति का नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है। तो शांति का नॉर्वे में और बाकी स्वीडन में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत ऊपर बता भी चुका हूं। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी आपके 1954 में। प्रथम बार श्री राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को दिया गया था, और ये पद्म अवार्ड भी 1954 में देने स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, इसरो से पहले भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है जो इंकोस्पार है उसका गठन कब किया गया था? तो इसरो से पहले जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका आप शॉर्ट में कह सकते हो इंकोस्पार, तो उसका गठन किया गया था दोस्तों 1962 में गठन किया गया था। उसके बाद इसरो का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ था 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसरो को हुआ था। 1962 में किया गया था जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी उसका गठन। अब देखिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर इसरो का? बेंगलुरु कर्नाटक में है, और वर्तमान में चेयरमैन है वो के शिवान हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग वाली योजना है ये किसने शुरुआत की थी? उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की 2001 में की थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और स्वर्णिम का मतलब यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है ना, वो 4 मेजर मेट्रो सिटी को कनेक्ट कर रहा था इस राजमार्ग में। दिल्ली था, कोलकाता, यानी चारों दिशाओं में यहाँ पर। तो नॉर्थ में दिल्ली, फिर आपके ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में यहाँ पर मुंबई था, और चेन्नई था साउथ में। तो टोटल लेंथ है स्वर्णिम चतुर्भुज की 5846 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए, गद्दर पार्टी के सह संस्थापक कौन है? तो को फाउंडर है गद्दर पार्टी के लाला हरदयाल। और पार्टी के संस्थापक की बात करें तो सरदार सोहन सिंह भाखड़ा जो इसके अध्यक्ष भी थे। और गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में हुई थी 1913 में। कब हुई थी गद्दर पार्टी? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। जो अंग्रेजी साम्राज्य उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक हुई थी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में दिसंबर 1913 में। आर्यभट्ट उपग्रह का लॉन्च कब हुआ था? जो भारत का पहला उपग्रह है 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह का लॉन्च हुआ था। और बहुत बार पूछा जाता है उसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? तो सोवियत संघ के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 1975 में। कोसमोस 3M प्रक्षेपण वाहन के द्वारा लॉन्च हुआ था। और सेकेंड जो भारत का उपग्रह है वो भास्कर सेगा फर्स्ट हो जाएगा, जिसको लॉन्च किया गया था 7 जून 1979 को। रॉकेट था भास्कर का C1 इंटरकॉस्मोस लॉन्च व्हीकल था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट यानी व्यपगत का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो ये जो सिद्धांत है, डलहौजी की राज्य हड़प नीति की बात हो रही है। तो डलहौजी ने दिया था राज्य हड़प नीति सिद्धांत 1848 से 1856 तक। यहाँ पर जिस भी राज्य में उत्तराधिकार नहीं था या फिर कोई गोद ले रखा था वो राज्य हड़प लिए थे डलहौजी ने। सबसे पहले सतारा को हड़पा था, बहुत बार पूछा जाता है। व्यपगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य है सतारा। तो ये हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, डलहौजी ने किया था ये शुरुआत 1848 से 56 तक। पहला सतारा था। इस प्रकार ये राज्य हड़पे गए थे, विलय किए गए थे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी को
चुना गया था। तो पहली बार स्मार्ट सिटी के लिए वैसे 100 शहरों की लिस्ट बनाई गई थी स्मार्ट सिटी के तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने, और पहली बार 20 सिटी को चुना गया था 2016 में, जनवरी 2016 में। और ये योजना की लिस्ट आई थी 1 सितंबर 2015 को 100 शहरों की, और ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जो सरकार की योजना है स्मार्ट सिटी योजना। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 है, वो निर्धारित की गई है, और जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। राज्यसभा में 238 से ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, राज्यों और संघ का। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में की गई थी रॉबर्ट हुक ने। रिपीट हुआ सवाल, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई तो टोटल 7516 किलोमीटर है। अब देखिए भारत में टोटल 9 तटीय राज्य मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है दोस्तों आंध्रा का, आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई थी? केरल सरकार की योजना है कुटुम्बश्री। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो चूने के पानी में CO2। चूने का पानी का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी रिएक्शन यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दूधिया हो जाएगा, H2O जल भी बन जाएगा। यहाँ पर फेसबुक के आपको पूछा है फाउंडर, तो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग है। 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की यहाँ पर फाउंडर स्थापना हुई थी। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं। गूगल के हैं सर्जी ब्रिन और लैरी पेज हैं। ट्विटर के जैक डोर्सी, इवान विलियम्स हैं। अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है, और ये लैरी पेज और सर्जी ब्रिन हो जाएंगे। जो गूगल के वो अल्फाबेट के हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के हैं टिम बर्नर्स ली। व्हाट्सएप के जैन कॉम और ब्रियन एक्सन है। इंस्टाग्राम अभी ये इंस्टाग्राम फेसबुक के पास में ही है, तो ये केविन स्ट्रॉम एंड माइक कैरिगर थे इनके सबसे पहले। अगला सवाल देखिए, बरगद है, जो बरगद का पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम आपको पूछ लिया है, तो ये हो जाएगा फिकस बेंगालिनसस। क्या है? फिकस बेंगालिनसस बरगद का वैज्ञानिक नाम। आम का मैंजिफेरा इंडिका है। एप्पल का है मालस डोमेस्टिका। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 में ताजमहल का निर्माण है वो शुरू किया गया था, और ये मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण आगरा में कराया था। इनके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट देखिए, अगले जो ओलंपिक हैं वो 2021 में कहाँ पर होंगे? वैसे ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड के कारण पोस्टपोन होकर 2021 में टोक्यो जापान में होने वाले हैं। 22 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में नेक्स्ट ओलंपिक होंगे 2021 में। 2024 में से अगले जो समर ओलंपिक होने वाले वो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में समर ओलंपिक है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया US में होने वाले हैं। 2022 में विंटर ओलंपिक है, ये बीजिंग चाइना में होंगे। इससे पहले 2018 में विंटर ओलंपिक हुए थे प्योंगचांग साउथ कोरिया में। फिर बात करूं बल की इकाई की, तो न्यूटन करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के मध्य। और अन्य यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट भाग है, जैसे कि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51। भाग 4A में 4A में 4K में मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित। भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 है। फिर भाग 8 की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 239 से 242 हैं। भाग 9 में पंचायती आ जाती हैं अनुच्छेद 243 से 243O है भाग 9। और फिर भाग 9A में नगरपालिकाएं हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट भाग हैं, बाकी आप सभी 22 भाग देख के जाना। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट किस राज्य की है? तो केरल की है। 2011 सेंसस के अनुसार भारत में टोटल साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04 है, जिसमें केरल की सबसे ज़्यादा है 93.91% है, और बाकी लक्षद्वीप के उसके बाद आ जाती हैं। और सबसे कम जो जनसंख्या रहती है, जनसंख्या नहीं, ये लिटरेसी रेट है सबसे कम यहाँ पर बिहार की। बाकी मैं सेक्स रेशियो की बात करूं, लिंगानुपात की बात करूं, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा केरला का है, सबसे कम हरियाणा का। अगला सवाल है, वीटो पावर कितने देश के पास में है? जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है, जैसे कि आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, US हो जाते हैं 5 देश जो कि वीटो पावर है उनके पास में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में टोटल 1% की बात करें तो ये आपके हो जाता है 24.56% है, जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग।
जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% वन हो जाएंगे। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण क्षेत्र तो वो आपके 21.67% हैं। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हैं उसमें आपके आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वन है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है उस क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य में मिजोरम सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला हो जाता है। उसके कुल क्षेत्रफल में जो वन सबसे ज़्यादा है ना वो मिजोरम है, बाकी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। और वन आवरण परसेंटेज में मिजोरम में 85% वन है, अरुणाचल प्रदेश में है सेकेंड। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य है कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 1025 वर्ग किलोमीटर। ब्रिटेन ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया था, मतलब अंग्रेजों ने एंग्लो मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ है, तो 4 बार युद्ध हुए हैं। 1767 से लेकर 1799 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के मध्य, जो कि जनरल जोसेफ स्मिथ थे अंग्रेज़ों की तरफ से, और उस साइड थे हैदर अली। इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। और उसके बाद एक संधि हुई है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, वो थी 1769 में मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84 के मध्य हुआ है। और इसमें 1784 में टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि की थी, ये आपको याद में रखना है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक हुआ है, और तृतीय में हुई है दोस्तों रंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ और आखिरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध है जिसमें टीपू सुल्तान है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये युद्ध होने का कारण ये है कि उस समय जो अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेजनी ने टीपू सुल्तान के पास शाही संधि का प्रस्ताव भेजा था, टीपू सुल्तान ने इसको अस्वीकार किया। फिर ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इसके बाद लॉर्ड वेलेजनी ने मैसूर पर आक्रमण किया जब अस्वीकार किया। और अंत में 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, और श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के पास ये मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखिए जो न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो सबसे न्यूएस्ट यहाँ पर हो जाएगा कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 में तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। बाकी यहाँ पर जो टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे पहले स्थापित हुआ था वो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत का, 1969 में महाराष्ट्र में हुआ था। कुडनकुलम है सबसे नया, ये है आपके 2013 में जो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कर्नाटक में है, 2000 में हुआ था। नरोरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है। कलपक्कम ये तमिलनाडु है, राजस्थान वाला 1973 में हुआ था। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की आपको थीम पूछी है, तो 2019 की थीम की बात करें तो बीट एयर पोल्यूशन, और 2018 की बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, 2020 की टाइम फॉर नेचर या बायोडाइवर्सिटी। जल का आपको फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में पूछा था, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो हिमांक बिंदु है जल का, और वैसे आपको पता है जल जो बर्फ बन जाता है फ्रीज हो जाता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन आपको पूछ लिया यहाँ पर केल्विन में कितना है, तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 273.15 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 273.15 केल्विन है जल का फ्रीजिंग पॉइंट है। और जल का बॉइलिंग पॉइंट वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में आ जाए तो प्लस 273.15 करेंगे 373.15 केल्विन। ओएलई की फुल फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग ओएलई की हो जाएगी, और ओलेड की है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। आर के नारायण के द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो फर्स्ट नोवेल है आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड है। बाकी अन्य इंपॉर्टेंट जो आर के नारायण के लिखित पुस्तकें हैं अक्सर एग्जाम में आते हैं, मालगुडी डेज है, बैचलर ऑफ आर्ट है, द गाइड है, और द पेंटर ऑफ शाइन है। इंग्लिश टीचर भी आर के नारायण की बहुत बार आया हुआ सवाल है, वेंडर ऑफ स्वीट भी। कोलेरू झील कहाँ पर है, तो ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। कोलेरू लेक है, मेथेन का सूत्र CH4 हो जाएगा। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो दहेज निषेध अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1 मई 1961 को हुआ था, इसके तहत दहेज प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। और मैं बात करूं सती प्रथा की तो सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, 1829 में कानून बनाया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार होता है, जो बाई और सेल किया जाता है इंटरनेट में, अपन कोई भी वस्तुएं खरीदते हैं वो ई कॉमर्स के तहत होता है, ई कॉमर्स कहा जाता है उसे। सर्विस सेक्टर किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो सर्विस सेवा क्षेत्र है वो
सर्विस सेक्टर है, ये आपके तृतीयक क्षेत्र टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र में आपके व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे सवाल आता है कि व्यापार कौन से सेक्टर में है, तो आप कहेंगे तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्रक है, ये कच्चा माल, रॉ मटेरियल जितना भी है, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन है, खनन वगैरह प्राथमिक में आते हैं। प्राइमरी में, सेकेंडरी में आपके उद्योग जितने भी हैं, विनिर्माण उद्योग हैं जिसमें रॉ मटेरियल यूज होता है, वो द्वितीयक में, रॉ मटेरियल जो बनता है वो प्राथमिक में। अब एक रीजनिंग से आपकी था कि स्टडी ऑफ बुक्स हैं, ऐसे कहा जाता है, बिब्लियोग्राफी है, तो ये रीजनिंग से पूछा गया था। तो इस प्रकार आपके टोटल 6 शिफ्टों में दोस्तों कंडक्ट हुए हैं 28, 29 और 30 दिसंबर 2020 को रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम। 6 शिफ्टों में 240 में से यहाँ पर 232 सवाल हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया जो भी कैंडिडेट हैं तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की, तो टाइम मैनेजमेंट को सही करने के लिए आप कितना भी कंसेप्ट कवर कर लेंगे, लेकिन जब तक आप टेस्ट सीरीज़ नहीं अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका टाइमिंग वो सही नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो अभी जो ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, जो टेस्ट सीरीज़ का है, उसके तहत आप लाभ उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस भी कैंडिडेट ने नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो वहाँ से कर सकते हैं। मंथली भी रहती है और ईयरली में बहुत अच्छा ऑफर है कि किसी भी एग्जाम के आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो 299 में, उसमें भी डिस्काउंट है एक्स्ट्रा 10% टीटीजीके से, तो वहाँ से आप लगा सकते हो टेस्ट सीरीज। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी बहुत अच्छे नए टॉपिक के साथ जो एनटीपीसी में रिपीट हो रहा है। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।